यानी ये क्रिया वर्तमान की होनी चाहिए, परंतु यहाँ पे हमें संदेह अगर होगा तो ये संदिग्ध वर्तमान काल की क्रिया कहलाएगी। सरल शब्दों में हम इसे देख सकते हैं, जिस क्रिया के वर्तमान समय में पूर्ण होने में संदेह हो, मतलब वर्तमान में इसका पूर्ण होने में अगर हमें संदेह होता है, ठीक है, वर्तमान में संदेह नहीं है पर इसका वर्तमान में होने की बात पे हमें अगर संदेह होता है तो ये संदिग्ध वर्तमान काल की क्रिया कहलाती है। उदाहरण के तौर पे हम देख सकते हैं, राम अखबार पढ़ता होगा, हलवाई मिठाई बनाता होगा, राज विद्यालय खुला होगा। ये तीनों जो वाक्य हम देख रहे हैं इसमें आई हुई क्रियाओं पे हमें संदेह है। राम अखबार पढ़ता होगा, हम श्योरिटी से नहीं कह सकते कि ये सच में राम अखबार पढ़ रहे हैं, कुछ और कार्य में व्यस्त है, परंतु ये हमारा संदेह है, मतलब हम कह रहे हैं कि यह राम अखबार पढ़ता होगा। वर्तमान में संदिग्ध वर्तमान काल का उदाहरण है। हलवाई मिठाई बनाता होगा, हलवाई मिठाई बना रहा है या नहीं, इस बात पे हमें क्या है, संदेह है, परंतु वर्तमान में कोई संदेह नहीं है, इसलिए यह भी संदिग्ध वर्तमान काल का उदाहरण है। आज विद्यालय खुला होगा, विद्यालय के खुलने की जो क्रिया है उस पे हमें संदेह है, परंतु वर्तमान पे कोई संदेह नहीं है, मतलब ये बात हम वर्तमान की ही कर रहे हैं, परंतु इसमें जो आई हुई क्रिया है उस क्रिया के होने पे हमें संदेह है, इसलिए संदिग्ध वर्तमान काल के उदाहरण है। संदिग्ध वर्तमान काल की पहचान के लिए वाक्य के अंत में ता होगा, ती होगी, ते होंगे आदि आते हैं। इन पदों का अगर प्रयोग होता है, ता होगा, ती होगी और ते होंगे, तो यह संदिग्ध वर्तमान काल का उदाहरण कहलाएगा। संभाव्य वर्तमान काल, इससे वर्तमान काल में काम के पूरा होने की संभावना रहती है, उसे संभाव्य वर्तमान काल कहते हैं। संभाव्य यानी संभावना, किसी चीज की संभावना जब होती है तो उसे हम संभाव्य वर्तमान काल कहते हैं। मतलब यहाँ पे भी वर्तमान में कोई संदेह नहीं है, परंतु जो क्रिया है उसकी आने वाले मतलब वर्तमान समय में पूर्ण होने की संभावना है। संदिग्ध और संभावना, संभाव्य वर्तमान काल में यही फर्क है। संदिग्ध में आपको उस क्रिया पे संदेह रहेगा और संभाव्य वर्तमान काल में जो क्रिया आएगी उस पर आपकी संभावना रहेगी कि ये वर्तमान में पूर्ण होगी। वह लोटा हो या होगा, वह चलता हो या वह चलता होगा, उसने खाया हो या उसने खाया होगा, राम अखबार पढ़ रहा हो या राम अखबार पढ़ रहा होगा। ओके, तो ये जो वाक्य हम यहाँ पे देख रहे हैं इनकी संभावना है, ये वर्तमान के वाक्य है, परंतु इसमें आई हुई क्रिया के संभावना है कि ये वर्तमान में पूर्ण होंगे, इसलिए ये संभाव्य वर्तमान काल के उदाहरण कहलाएंगे। संभाव्य वर्तमान काल की पहचान के लिए वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा हो, रही हो, रहे हो, इन पदों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगर ये पद आपको नजर आते हैं कौन कौन से, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा हो, रही हो और रहे हो वाक्य के अंत में, तो आप लिख सकते हैं कि ये संभाव्य वर्तमान काल के उदाहरण है। फिर से मैं संदिग्ध और संभाव्य वर्तमान काल का भेद आपको बताता हूँ, फर्क क्या है, बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं। संदिग्ध में आपको वर्तमान में दोनों में आपको कोई फर्क नहीं आएगा, वर्तमान की ही क्रियाएं होंगी, परंतु संदिग्ध वर्तमान काल में क्रिया के होने पे आपको संदेह होगा और संभाव्य वर्तमान काल में क्रिया के होने की संभावना होगी। इतना ही फर्क है। जब आपको शंका हो, संदेह हो तो संदिग्ध वर्तमान काल, और आपको क्रिया के होने की संभावना हो तो वो संभाव्य वर्तमान काल। सॉरी। अगला देखते हैं भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का बोध होता है उसे भूतकाल कहते हैं। सरल शब्दों में जिस क्रिया से कार्य की समाप्ति का बोध हो उसे भूतकाल की क्रिया कहते हैं। कार्य अगर पहले ही पूर्ण हो चुका है, बीते हुए समय में अगर पूर्ण हो चुका है तो उसे हम भूतकाल कहते हैं। वो खा चुका था, मतलब वो पहले ही खाने की जो क्रिया है वो पहले ही समाप्त हो चुकी थी। राम ने अपना पाठ याद किया था, मतलब याद करने की जो क्रिया है पहले ही समाप्त हो चुकी है। मैंने पुस्तक पढ़ ली थी, जो पढ़ने की क्रिया है वो भी पहले ही समाप्त हो चुकी थी। तीनों वाक्यों में जो क्रिया आई है, यानी खाना खाने की क्रिया, याद करने की क्रिया और पढ़ने की क्रिया, यह पहले ही समाप्त हो चुके हैं, इसलिए ये तीनों उदाहरण भूतकाल के उदाहरण हैं। उपरोक्त सभी वाक्य बीते हुए समय में क्रिया के होने का बोध करा रहे हैं।
जो तीनों वाक्य हैं वो बीते हुए समय में क्रिया के होने का बोध करा रहे हैं, इसलिए ये भूतकाल की क्रियाएं कहलाएंगी। भूतकाल को पहचानने के लिए वाक्य के अंत में था, थे, थी आदि आते हैं। उसे भूतकाल के, अभी हम भूतकाल के भेद देखते हैं। भूतकाल के कुल 6 भेद होते हैं। सामान्य भूतकाल, सिंपल पास्ट, आसन्न भूतकाल, रिसेंट पास्ट, पूर्ण भूतकाल, कंप्लीट पास्ट, अपूर्ण भूतकाल, इनकम्प्लीट पास्ट, संदिग्ध भूतकाल, डाउटफुल पास्ट, हेतु हेतु मत भूतकाल, कंडीशनल पास्ट। पहला है सामान्य भूतकाल, जिससे भूतकाल की क्रिया के विशेष समय का ज्ञान न हो, उस सामान्य भूतकाल कहते हैं। दूसरे शब्दों में क्रिया के जिस रूप से काम के सामान्य रूप से बीते समय में पूरा होने का बोध हो, उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। अगर क्रिया पूर्ण हो चुकी है पर उसका समय हम नहीं बता पा रहे हैं कि वो बहुत पहले हुई है या निकट समय में हुई है या थोड़े दिन पहले हुई है, तब हम उसे सामान्य भूतकाल का उदाहरण कहेंगे। मोहन आया, कब आया हमें पता नहीं। सीता गई, कब गई यह हम बोल नहीं सकते, परंतु यह पता है कि ये जो क्रियाएं हैं यह समाप्त हो चुकी है, पूर्ण हो चुकी है और वो बीते हुए समय में पूर्ण हुई है। श्री राम ने रावण को मारा, बहुत पहले बस हमें इतना ज्ञात हो रहा है कि ये बीते समय में क्रियाएं हो चुकी है। मोहन के आने की क्रिया, सीता के जाने की क्रिया और राम ने रावण को मारने की क्रिया, यह बीते हुए समय में पूर्ण हो चुकी है, इसलिए सामान्य भूतकाल का उदाहरण कहलाएगा। उपरोक्त वाक्यों में क्रियाएं बीते हुए समय में पूरी हो गई, अतः यह सामान्य भूतकाल की क्रियाएं हैं। सामान्य भूतकाल को पहचानने के लिए वाक्य के अंत में आ, ई, ए आदि आते हैं। किन शब्दों का प्रयोग होता है? पदों का प्रयोग होता है आ, ई, ए। इन पदों का अगर प्रयोग आपको नजर आता है तो वो सामान्य भूतकाल के उदाहरण कहलाएंगे। आसन्न भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया अभी कुछ समय पहले ही पूर्ण हुई है, उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। मतलब निकट समय में अगर कोई क्रिया पूर्ण होती है तो वो भूतकाल की होगी, और कौन सा भूतकाल होगा? वो आसन्न भूतकाल की क्रिया कहलाएगी। इससे क्रिया के समाप्ति निकट भूत में या तत्काल की सूचित होती है। तत्काल यानी अभी अभी, निकट समय। सामान्य भूतकाल के साथ है और हैं जोड़ दिया जाए तो आसन्न भूतकाल हो जाता है। सामान्य भूतकाल के उदाहरण के आगे अगर आप है या हैं जोड़ देते हैं तो वो आसन्न भूतकाल का उदाहरण बन जाता है। जैसे मैंने आम खाया, यह हो जाएगा सामान्य भूतकाल। मैंने आम खाया है तो यह हो गया आसन्न भूतकाल। मैं अभी सोकर उठी, ये हो गया सामान्य भूतकाल। मैं अभी सोकर उठी हूँ, ये हो गया आसन्न भूतकाल। अध्यापिका पढ़ाकर आई है, ये हो गया आसन्न भूतकाल। और सिर्फ आई तक अगर हम पढ़ते थे तो वो होता था सामान्य भूतकाल। राम ने अकबर पढ़ा यानी सामान्य भूतकाल, और हमने हे जोड़ दिया तो राम ने अकबर पढ़ा है, ये हो गया आसन्न भूतकाल। उपरोक्त वाक्यों में क्रियाएं अभी अभी पूर्ण हुई हैं, इसलिए ये आसन्न भूतकाल की क्रिया है। अगर निकट समय में अगर क्रिया पूर्ण होती है तो वो आसन्न भूतकाल का उदाहरण कहलाएगा। पूर्ण भूतकाल, क्रिया के उस रूप को पूर्ण भूत कहते हैं जिससे क्रिया की समाप्ति के समय का स्पष्ट बोध होता है कि क्रिया को समाप्त हुए काफी समय हो चुका है, मतलब काफी समय पहले ही ये क्रिया पूर्ण हो चुकी है, तो उसे हम पूर्ण भूतकाल की क्रिया कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि कार्य पहले ही पूरा हो चुका है, उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। उसने शाम को मारा था का हम प्रयोग कर रहे हैं, मतलब पहले ही समय में, मतलब बीते हुए समय में ही ये क्रिया पूर्ण हो चुकी है, तो इसलिए पूर्ण भूतकाल की क्रिया कहलाएगी। अंग्रेजों ने भारत पर राज किया था। महादेवी वर्मा ने संस्मरण लिखे थे। राम ने अकबर पढ़ा था। चारों ही उदाहरण हम पढ़ने के बाद कह सकते हैं, हमें ये बोध हो रहा है कि जो ये क्रियाएं हैं, इसमें आई हुई क्रिया, मारने की क्रिया, राज करने की क्रिया, संस्मरण लिखने की जो क्रिया है, अकबर पढ़ने की जो क्रिया है, यह काफी समय पहले ही पूर्ण हो चुकी है, बीते हुए समय में ही पूर्ण हो चुकी है, इसलिए ये पूर्ण वर्तमान काल के उदाहरण कहलाएंगे। सॉरी, पूर्ण भूतकाल के ये उदाहरण कहलाएंगे। उपरोक्त वाक्यों में क्रियाएं अपने भूतकाल में पूर्ण हो चुकी थी, अतः यह पूर्ण भूतकाल की क्रियाएं हैं। पूर्ण भूतकाल में क्रिया के साथ था, थी, थे, चुका था, चुकी थी, कौन से? था, थी, थे, चुका था, चुकी थी और
चुके थे, इन पदों का वहां पे प्रयोग हो रहा है। अपूर्ण भूतकाल यानी इनकम्प्लीट पास्ट, जिस क्रिया से यह ज्ञात हो कि भूतकाल में कार्य संपन्न नहीं हुआ था, अभी चल रहा था, उसे अपूर्ण भूत कहते हैं। सरल भाषा में अगर मैं कहूँ तो ये जो क्रियाएं होती हैं वो भूतकाल में उसका आरंभ हो चुका होता है, परंतु वो पूर्ण नहीं होती, इसलिए ये अपूर्ण भूतकाल कहलाती हैं। सुरेश गीत गा रहा था, मतलब वो गीत गा रहा था, उसका गीत गाना हो चुका है नहीं हुआ हमें नहीं क्या, इसलिए यह अपूर्ण भूतकाल के उदाहरण कहलाते हैं। सीता सो रही थी, राम अखबार पढ़ रहा था, तो ये इसका प्रारंभ कब हो चुका है? भूतकाल में हो चुका है, परंतु ये पूर्ण हुए नहीं हुए हमें नहीं ज्ञात, इसलिए ये अपूर्ण भूतकाल के उदाहरण कहलाएंगे। उपरोक्त वाक्यों में क्रियाएं से कार्य के अतीत में आरंभ होकर अभी पूरा न होने का पता चल रहा है, अतः यह अपूर्ण भूतकाल की क्रियाएं हैं। अपूर्ण भूतकाल में क्रिया के साथ रहा था, रही थी, रहे थे आदि लगता है। किन पदों का प्रयोग होगा? रहा था, रही थी और रहे थे, इन पदों का अगर प्रयोग होता है वाक्य के अंत में तो यह अपूर्ण भूतकाल के उदाहरण कहलाएंगे। संदिग्ध भूतकाल, हमने संदिग्ध वर्तमान काल देखा था, उसी प्रकार से यह संदिग्ध भूतकाल, डाउटफुल पास्ट, भूतकाल की जिस क्रिया से कार्य होने में अनिश्चितता अथवा संदेह प्रकट हो उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। इसमें यह संदेह बना रहता है कि भूतकाल में कार्य पूरा हुआ या नहीं। अगर आपको डाउट है, संदेह है कि कार्य भूतकाल में या क्रिया भूतकाल में समाप्त हुई या नहीं हुई, तो वो संदिग्ध भूतकाल का उदाहरण कहलाएगा। तू गया होगा, बस छूट गई होगी, भूतकाल की बात करें, परंतु यह क्रिया हुई या नहीं हुई इस बात से संदेह बना हुआ है। दुकानें बंद हो चुकी होगी, राम ने अखबार पढ़ा होगा। इसमें जो क्रियाएं आई हैं उन बातों पे हमें संदेह, उन क्रियाओं पे हमें संदेह है, इसलिए संदिग्ध भूतकाल के उदाहरण कहलाएंगे। उपरोक्त वाक्यों में क्रियाएं से भूतकाल में काम पूरा होने में संदेह का पता चलता है, अतः यह संदिग्ध भूतकाल की क्रियाएं हैं। संदिग्ध भूतकाल में क्रिया के साथ होगा, होगी, होंगे आदि लगता है। इन पदों का अगर प्रयोग होता है कौन से? होगा, होगी या होंगे, तो यह संदिग्ध भूतकाल के उदाहरण कहलाते हैं। हेतु हेतु मत भूतकाल, हेतु हेतु मत भूतकाल जब आप सुनेंगे तो याद रखिएगा शर्त वाला वाक्य, मतलब एक क्रिया दूसरे क्रिया पे निर्भर यहाँ पे होनी आवश्यक है। अगर एक क्रिया दूसरे क्रिया के होने न होने पे निर्भर करती है तो वो शर्त वाला वाक्य है और वो हेतु हेतु मत भूतकाल कहलाएगा। यदि भूतकाल में एक क्रिया के होने या न होने पर दूसरी क्रिया का होना या न होना निर्भर करता है तो वह हेतु हेतु मत भूतकाल क्रिया कहलाती है। हेतु का अर्थ है कारण, जहाँ भूतकाल के किसी कार्य के न हो सकने का वर्णन कारण के साथ दो वाक्यों में दिया गया हो, वह वहां हेतु हेतु मत भूतकाल होता है। इससे पता चलता है कि क्रिया भूतकाल में होने वाली थी पर किसी कारण न हो सकी। उदाहरण देखते हैं, यदि तुमने परिश्रम किया होता तो पास हो जाते, मतलब पास होने की जो क्रिया है वो परिश्रम करने की क्रिया पर निर्भर करती है, मतलब एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर कर रही है। इस प्रकार से जब एक क्रिया दूसरी क्रिया पे निर्भर करेगी तो वो हेतु हेतु मद भूतकाल कहलाएगा। यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, फसल होने की जो क्रिया है, अच्छी होने की जो क्रिया है, वह वर्षा होने की क्रिया पे निर्भर करती है, मतलब एक क्रिया दूसरे क्रिया पे निर्भर हो रही है, इसलिए ये हेतु हेतु मद भूतकाल का उदाहरण कहलाएगा। उपरोक्त वाक्यों में क्रियाएं एक दूसरे पर निर्भर है, पहली क्रिया के न होने पर दूसरी क्रिया भी पूरी नहीं होती है, अतः यह हेतु हेतु मद भूतकाल की क्रियाएं हैं। और ये शर्त वाला वाक्य रहेगा, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे शर्त है, एक शर्त मतलब एक क्रिया पूर्ण कब होगी? जब दूसरी क्रिया पूर्ण हो रही है। अगर एक क्रिया अधूरी है तो दूसरी क्रिया भी वहां पे अधूरी ही रह जाएगी। भविष्यत काल, जो काल का तीसरा और अंतिम भेद है वो है भविष्यत काल। भविष्य में होने वाली क्रिया को भविष्यत काल की क्रिया कहते हैं। जो आने वाले समय में जो क्रिया होने वाली है उसे क्या कहते हैं? हम भविष्यत काल की क्रिया कहते हैं। दूसरे शब्दों में क्रिया के जिस रूप से काम का आने वाले समय में करना या होना प्रकट हो, मतलब क्रिया वाक्य पढ़ने के बाद अगर हमें क्रिया से यह बोध हो या ज्ञात हो कि यह आने वाले निकट समय में पूर्ण होने वाली है या घटना घटित होने वाली है तो वो भविष्यत काल की घटना या क्रिया कहलाएगी।
उपरोक्त वाक्य उदाहरण देखते हैं। वह कल घर जाएगा, मतलब कल की बात कर रहे हैं हम, आने वाले कल की, यानी भविष्य की बात कर रहे हैं। हम सर्कस देखने जाएंगे, मतलब हम भविष्य की बात कर रहे हैं, देखने जाएंगे, गए नहीं है और ना अभी जा रहे हैं। किसान खेत में बीज बोएगा, आने वाले समय में किसान खेत में बीज बोएगा, मतलब ये तीनों भी वाक्य जब हम पढ़ते हैं तो हमें निकट भविष्य के बारे में ज्ञात होता है कि हम भविष्य की बात कर रहे हैं। तो उपरोक्त वाक्यों में क्रियाओं से पता चलता है कि यह सब कार्य आने वाले समय में पूरे होंगे, अतः यह भविष्य काल की क्रियाएं कहलाएंगी। भविष्य काल की पहचान के लिए वाक्य के अंत में गा, गी, गे आदि आते हैं। किन शब्दों का प्रयोग होगा? गा, गी, गे। जाएगा, जाएंगे, बोएगा, यानी गा, गे, गे, इन शब्दों का प्रयोग वहां पे होता है। भविष्य काल के कुल 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? सामान्य भविष्य काल, संभाव्य भविष्य काल और हेतु हेतुमत भविष्य काल। सामान्य भविष्य काल क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में सामान्य ढंग से होने का पता चलता है, उससे सामान्य भविष्य काल की क्रिया कहते हैं। इससे प्रकट होता है कि क्रिया सामान्यतः भविष्य में होगी। बच्चे कैरम बोर्ड खेलेंगे, वह घर जाएगा, दीपक अखबार बेचेगा, राम अखबार पढ़ेगा, मोहन जयपुर जाएगा। इन सभी वाक्यों को पढ़ने के बाद यहाँ से जो क्रिया है, खेलने की क्रिया, जाने की क्रिया, बेचने की क्रिया या पढ़ने की क्रिया, यह सबसे हमें पता चलता है कि ये आने वाले समय में होने वाली है, इसलिए सामान्य भविष्य काल के उदाहरण कहलाएंगे। उपरोक्त वाक्यों में क्रियाएं भविष्य में सामान्य रूप से काम के होने की सूचना दे रही है, अतः यह सामान्यतः भविष्य काल की क्रियाएं। सामान्य भविष्य काल में क्रिया के साथ एगा, एगी, एंगे, उंगा, उंगी आदि लगता है। किन पदों का प्रयोग होगा? एगा, एगी, एंगे, उंगा, उंगी, या ये इन पदों का प्रयोग वहां पे होता है। ओके। संभाव्य भविष्य काल, फिर से आ गया संभाव्य भविष्य काल, मानी संभावना है। क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में होने की संभावना का पता चलता है, उसे संभाव्य भविष्य काल कहते हैं। जिसे भविष्य में किसी कार्य के होने की संभावना हो। अगर किसी वाक्य या पढ़ने के बाद या सुनने के बाद अगर आपको ये बोध हो कि यह क्रिया के आने वाले समय में होने की संभावना है, अगर वहां पे संभावना आपको नजर आती है, तो वो संभाव्य वर्तमान का संभाव्य भविष्य काल का उदाहरण कहलाएगा, क्योंकि वो भविष्य काल में होने वाली है और इस बात की आपको संभावना है, इसलिए संभाव्य भविष्य काल का उदाहरण कहलाता है। शायद चोर पकड़ा जाए, भविष्य की बात कर रहे हैं कि चोर पकड़ा जाए, शाश्वत नहीं है, श्योर नहीं है, आप यहाँ पे संभावना प्रकट कर रहे हैं कि शायद चोर पकड़ा जाए। परीक्षा में शायद मुझे, आप आने वाले परीक्षा की बात कर रहे हैं कि उसमें शायद आपको अच्छा अंक प्राप्त हो, यह आप जानते नहीं है, श्योर नहीं है कि आपको मिलेंगे ही मिलेंगे अच्छे अंक, आप यहाँ पे संभावना प्रकट कर रहे हैं कि शायद आपको मिल सकते हैं, इसलिए ये संभावना है, इसलिए ये संभाव्य भविष्य काल का उदाहरण है। हो सकता है कि मैं कल वहां जाऊं, हो सकता है, संभावना है कि कल मैं वहां जाऊं, इसलिए यह भी संभाव्य भविष्य काल का उदाहरण है। उपरोक्त वाक्यों में क्रियाओं के भविष्य में होने की संभावना है, यह पूर्ण रूप से होगी ऐसा निश्चित नहीं है, अतः ये संभाव्य भविष्य काल की क्रिया है। जहां पे आपको यह पता चले कि ये क्रिया आने वाले भविष्य काल में होने की संभावना है, तो आप वहां पे लिख सकते हैं संभाव्य भविष्य काल का उदाहरण। संभाव्य भविष्य काल की क्रिया के साथ ए, उ लगता है, इन पदों का वहां पे
में वो है हेतु हेतु मद भविष्यत काल। कौन सा है? इसमें कि शर्त वाला वाक्य, हेतु हेतु मद भूतकाल। दोनों में एक क्रिया दूसरी क्रिया पे निर्भर करती है। भूतकाल था, जब हेतु हेतु मद भूतकाल आता है, वहां पे एक क्रिया हुई होती तो दूसरी क्रिया उस पर निर्भर करती, वो भी होती। और भविष्य काल में हेतु हेतु मद भविष्यत में एक क्रिया होगी तो दूसरी क्रिया उस पर निर्भर होने वाली भी होगी आने वाले निकट समय में। उदाहरण देखते हैं, वह आए तो मैं जाऊं, मतलब भविष्य में अगर वह आएगा तो मैं भविष्य में जाऊं। वह आए तो मैं जाऊं। वह कमाए तो मैं खाऊं। यदि मेरी बहन आएगी तो सफल होगा। यानी ये जो चारों उदाहरण हम यहाँ पे देख रहे हैं, उसे पढ़ने के बाद, सुनने के बाद हमें ये बोध होता है कि यहाँ पे दो दो क्रियाएं हैं। पहली जो क्रिया है वो अगर होगी तो दूसरी क्रिया भी होगी। बात हम भविष्य की कर रहे हैं इसलिए भविष्यत काल, और शर्त वाले वाक्य हैं, वो आए तो मैं जाऊं, मतलब एक क्रिया दूसरी क्रिया पे यहाँ पे निर्भर कर रही है, इसलिए ये हेतु हेतु मत भविष्यत काल का वाक्य है। हेतु हेतु मत भविष्यत काल में क्रिया के साथ होगा, ऊंगा, ऊ, हो आदि लगता है, और यह शर्त वाला वाक्य होता है। जैसे जाऊं, ऊ लग रहा है, मैं खाऊं, ऊ लग रहा है, ओके, चलूंगा, ऊंगा लग रहा है, सफल होगा, मतलब होगा का प्रयोग हो रहा है। तो होगा, ऊंगा, ऊ, हो, इन शब्दों का प्रयोग, इन पदों का प्रयोग अगर वहां पे होता है तो यह हेतु हेतु मत भविष्यत काल के उदाहरण कहलाएंगे। आशा करता हूं कि आप बच्चों को ये सब काल हैं जो मतलब काल के मुख्य भेद, भविष्य और उनके उपभेद से समझ में आए होंगे और कोई शंका न रही होगी। धन्यवाद।